जहाँ तक मुझे याद है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। यस सर। यस सर। जस्ट एक बार देखूं लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन किया था तो फिर मुझे याद ये इम्पल्स वाला किया था, ये कोलिजन वाला, ये वेरिएबल मान, ये तो एनर्जी से रिलेटेड। ठीक, चलो इसके आगे कुछ और कराता हूँ। सर आपने बोला था कि आप वो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से कराना सिखाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला होगा। कुछ गलत समझा होगा। क्या बोला था बेटा, कोई बताओ तो। कोई और बताओगे, ऐसा कुछ बोला था मैंने। ये बोला होगा मैं कि कोलिजन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से कैसे सॉल्व करते हैं, ये बोला होगा। अगर बोला होगा तो। हाँ सर ऐसा ही कुछ हाँ आपने सर बोला शायद था। ये। हाँ, ये लॉज ऑफ मोशन नहीं, हाँ कोलिजन कराऊंगा, एग्जांपल के थ्रू कराऊंगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कोलिजन को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कोलिजन के ये सब क्वेश्चन जो अभी करा रहा हूँ इससे थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी, फिर वो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो सिखाऊंगा। फिर क्या होगा कि कोलिजन के हर प्रॉब्लम को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। वो सिखाऊंगा पक्का। बट उससे पहले कुछ फंडामेंटल कोलिजन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी वो समझ आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करो। पहले कराया है क्या इसको? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कराया है। जल्दी कंफर्म करो, देख के कराया है क्या इसको मैंने क्लास में। नो सर। मुझे लग रहा है इस सेशन में कराया है मैंने कहीं, या नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं सर। नहीं, ठीक है, जब सीनियर लोगों के रिवीजन में कराया होगा फिर इसलिए याद है। ठीक है, इसको करो।
आया कुछ किसी को? Yes, sir. क्या आया? एक अमन का आंसर आया E1/6 H1 नहीं, दोनों गलत है। और किसी को? और कोई बोलो। सुनो, इस बात का क्या मतलब है कि प्लेट ए रेस्ट डायरेक्टली ऑन हार्ड ग्राउंड, तो ये हार्ड ग्राउंड पर है, while plate C rests on a foam rubber mat, तो ये है C। तो ये जो प्लेट दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये प्लेट फोम के मैट पर रखा हुआ है। तो इन दोनों कोलिजन में क्या फर्क होगा, कुछ समझ आ रहा है? ये सिर्फ विजुअलाइज करना है, सवाल 2 मिनट का भी नहीं है। ये बहुत जल्दी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो खैर अच्छा है, बहुत टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज बहुत छोटा क्वेश्चन है। इन दोनों कोलिजन में क्या डिफरेंस होगा मुझे ओरली बता दो। पॉइंट ए के साथ कोलिजन में बॉल का और फिर सी के साथ कोलिजन में बॉल का, इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ आता है? सी इलास्टिक है। क्या है? सी परफेक्टली इलास्टिक होगा क्या? इलास्टिक होगा। नहीं, चलो एफसी देखो, सुनो सब ध्यान से। सी पर कोलिजन के बाद इसको वेलोसिटी कितनी मिली होगी? जो ये 0.25 मीटर, या ये तो काइनेमेटिक्स है, बोलो। यस। कितना होगा ये वेलोसिटी, कितनी होगी? ये वेलोसिटी कितनी होगी जो 0.25 5 मीटर ऊपर गया? 5 मीटर पर Root five. सेकेंड। √2gh2 ऐसा, Yes, sir. तो √5 आएगा क्या? Yes, sir. तो ये √5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर जितना मिला होगा, जो भी इसकी वैल्यू देखते हैं, उतना ही यहाँ पर मिला होगा, Yes, और sir. फिर ये वापस मिला होगा, और उससे पहले के कलर को मान लो ऐसा कर देते हैं। यहाँ जिससे टकराया होगा, तो टकराया होगा √2gh0 से, Yes, sir. तो इसको वापस मिलेगा √2gh0 मल्टीप्लाइड बाई E, Yes, sir. मिलेगा? मिलेगा? यस। यस सर। तो यहाँ पर ये जो ब्लू वाली वेलोसिटी होगी, ये भी होगी √E2gh0
होगी? Yes, sir. और ये h1, मतलब ये वाला हाइट मुझे h1 चाहिए। तो ये वाला ई मुझे ढूंढना है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से विजुलाइज करो। फर्स्ट वाले केस में जब प्लेट ए से स्ट्राइक करेगा तो जो भी ई होगा वापस उसको मिल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हार्ड ग्राउंड के जैसा है। बट जब प्लेट सी से टकराएगा तो ध्यान से सुनो, ये जैसे कुशन वाले सोफा पर बैठते हो तो जब आप टकराते हो तो ये सब पहले नीचे जाता है स्प्रिंग के जैसा साथ में, Yes, sir. फिर वापस रिबाउंड होता है और फिर कांटेक्ट छोड़ता है। yes, sir. ये जो बॉल है, सब ध्यान से सुनेगा, ये जो बॉल है और प्लेट सी है, ये बॉल और प्लेट सी दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे नीचे जब तक कि मैट को पूरा कंप्रेस नहीं किया। Yes, sir. Yes, sir. तो जस्ट इसमें जो कोलिजन होगा आपका, ये परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, क्योंकि प्लेट और बॉल दोनों साथ साथ जा रहे हैं, हाँ sir. हाँ सर. समझा. है ना? Yes, sir. अच्छा, ये जो वेलोसिटी होगी ये नहीं होगी, ये वेलोसिटी, मतलब नहीं, वो तो ठीक ही लिखा था, चलो वो ठीक ही लिखा था, लेकिन ये जस्ट बिफोर कोलिजन बॉल सी की वेलोसिटी है। अब ये बॉल और प्लेट सी दोनों जिस कॉमन वेलोसिटी से नीचे जाएगा, ये कॉमन वेलोसिटी होगी, मास ऑफ बॉल कितना है 70 ग्राम, मास ऑफ प्लेट 210 ग्राम। तो देखो, तो ये जो जिस वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से 210 प्लस 70 इंटू वी इज इक्वल टू 70 इंटू ई टाइम्स अंडर रूट 2GH0, ऐसा होगा इनइलास्टिक कोलिजन का मोमेंटम कंजर्वेशन से। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब ये मैट कंप्रेस होकर, इस मैट समझ लो, स्प्रिंग समझ लो, जब वापस आएगा, ये जब कंप्रेस होकर जब वापस आएगा, उसके बाद ये बॉल को ऊपर की ओर वेलोसिटी देगा। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये उसके बाद वेलोसिटी देगा, और लिखा हुआ है कि दोनों ही कोलिजन में आई मीन आइडेंटिकल है, ऐसा? Yes, sir. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Sir. Yes. अच्छा, तो जब ये वापस जाएगा तो ये जो मैंने ई है ना, यही वाला वापस लौटते वक्त, ये अगर वी है तो ये जो वैल्यू इसको वापस मिलेगी, ये ई टाइम्स दिस वी होगी। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं सर। नहीं सर. ये जो प्लेट सी है, ये जब आके ग्राउंड में चिपक गया, ये जो इलास्टिक फोम है वहां तक, तो दैट पॉइंट ऑनवर्ड वो तो ए है, मतलब इससे पहले वाला कंडीशन है ना। Yes, sir. सोच के बताओ, जब ये फोम के ऊपर का प्लेट कंप्रेस करके ग्राउंड पर चिपका, उसके बाद जब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो यही वापस मिलेगा इसको ना, ई टाइम्स जो भी है। Yes, sir. नहीं तो दूसरा ऐसे समझो, एक बार ग्राउंड पर चिपक गया, उसके बाद ये बॉल और ये प्लेट
ये बॉल जो रिबाउंड करे, जब ये ग्राउंड से चिपक गया, पूरा कंप्रेस हो गया, तो ये कैसा हो गया? ये केस ए के जैसा हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि केस ए में जो वेलोसिटी √2h0 है, उसी का ई टाइम्स रिबाउंड हो गया। बट इसमें जो वेलोसिटी रिबाउंड होगा वो इस कैपिटल वी का ई टाइम्स होगा। यस सर, समझा। Yes, sir. समझ रहे हैं सब लोग पक्के से? तो दूसरा इक्वेशन मुझे मिल गया, ई टाइम्स ये वाला वी, दिस वी इज √2gh2 जो दिया हुआ है। Yes, sir. इन दोनों को सॉल्व करके देखो तो आंसर आता है क्या? देखो क्या मतलब आएगा। आंसर आना चाहिए ई की वैल्यू 2/3 और h1 की वैल्यू 4 मीटर। जो आंसर दिया हुआ है वो है कि E इज इक्वल टू 2/3 एंड h1 इज इक्वल टू 4 मीटर। मिला आंसर किसी को? Yes, sir. Yeah. मैच किया आंसर पक्का? सही फाइनल आंसर तक पहुंच के बताओ, जल्दबाजी नहीं है कुछ। बताओ सही सही आया आंसर या मैं कर दूं? सर ई रॉन्ग आ रहा है। रॉन्ग आ रहा है? वही तो मैं पूछा √2/3 आ आया रहा है। कि नहीं। √2/3 आ रहा है। अच्छा √2/3 आ रहा है। और h1 देखो तो एक बार। हाँ सर, पूरा √2 में आ रहा है।
H1 फिर 6 आता है। सर 1/√6 आता अलग आ रहा है, रुको मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर। डाउट था इसलिए मैं बोला था कि सॉल्व करके देखो। तो ये हो गया 280, एक मिनट रुको। तो ये हो गया 280v, दिस इज इक्वल टू 70 इंटू ई और √2g h0 पुट करोगे तो कितना होगा, √180 होगा शायद। यस सर। √180 ऐसा होगा। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल गई 70 e √180 डिवाइडेड बाय 280। 74 जा 280, यस सर। तो मुझे यहाँ से मिल गया v इज इक्वल टू e/4 √180, ऐसा कुछ। और √2gh2 मेरे हिसाब से होना चाहिए, एक बार फिर समझने दो मुझे। ये v वेलोसिटी से प्लेट और बॉल दोनों कंप्रेस होगा, दोनों कंप्रेस होके वापस आएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन से प्लेट और बॉल को सेम स्पीड मिलेगी वापस आने पर। वो जब जैसे ही नेचुरल लेंथ पर आएगा, एक मिनट, वो प्लेट वो स्प्रिंग के साथ है क्या, तो वो रुक जाएगा, वो ऊपर जाएगा जैसे सेकंड। Plate A at rest directly on hard ground while plate C rests on a foam rubber mat. फोम रबर मैट, ठीक है। तो फोम रबर मैट पिचकेगा, पिचक के फिर वापस आएगा, तो जैसे ही मैट अपने नेचुरल शेप पे आएगा तो वो वहीं रहेगा, उसको वापस वेलोसिटी मिल जाएगी। एक मिनट रुकना। तो v ये है, मुझे लगता है इस v की वैल्यू इससे मैच करनी चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन से स्प्रिंग के जैसा सोचो कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आ गया, तो वहां के बाद फिर इनिशियल सिचुएशन होगा, दोनों पहले जैसा था वैसे ही हो जाएंगे। मतलब ये जिस v से आ रहा है यही v इसको वापस मिलेगा, तो इस v की वैल्यू √2gh2 होनी चाहिए। इस v की वैल्यू √2gh2 होनी चाहिए। तो √2gh2 दिस इज इक्वल टू e/4 √180। 2gh2 शायद √5 आया था ना। यस हाँ सर। So √5 is equal to e/4 √180। तो देखो तो क्या आता है। सर बट बॉल के साथ फिर प्लेट क्यों नहीं ऊपर जाएगी? हाँ, बॉल के साथ प्लेट भी ऊपर जाएगा, बट ये बॉल रबर फोम के इस पर है, तो जो इनिशियल कंडीशन था वहां पर जब वापस आएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन से जैसा एनर्जी पहले था वैसा ही रहेगा, तो इस बॉल को वापस यही वेलोसिटी मिलेगी और प्लेट को भी मिलेगी। तो प्लेट तो फोम के साथ अटैच है, वो वापस अपना होता रहेगा, और बॉल इसी वेलोसिटी से सेपरेट आउट होकर वापस चला जाएगा। ऐसे सोचो ना, एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर एक बॉल गिराया, तो वो स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक लगा दो,
अच्छा एक मिनट, पहले इसका आंसर खत्म करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को इजी करके जरा सा। एक बार जस्ट देखना है मुझे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो 4√5 और इधर हो गया e इंटू √180। √180 को कुछ कर सकते हैं? हाँ सर, ऐसे आंसर आ रहा है। सर ये 2/3 ऐसे आया। 2/3 आता है। 180 कितना होगा? 2/45। कितना बेटा? 6√5। 6√5। 6√5, हाँ। तो e की वैल्यू 2/3 आ गई यस सर। और e 2/3 आ गई, तो h1 भी आपका आ ही जाएगा। समझने का पार्ट देखो एक बार ध्यान से, सब लोग सुनो। ये सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब वो तो कर लेंगे। जरा इसको विजुअलाइज करने का सीखो। ये है स्प्रिंग मैट्रिक्स के अंदर, ये एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट लगा दिया, ऐसा ऐसा मान लो ट्रे है, ठीक है। प्लेट की जगह मैं एक ट्रे कर देता हूं, तो जो बॉल यहां से गिरेगा वो इस ट्रे के साथ, मतलब ट्रे नहीं, हाँ जो भी समझ लो, ये ऐसे साथ में नीचे जाएगा, है ना। नीचे जाके यहां तक कंप्रेस होगा, समझ रहे हो सब? सब लोग Yes, sir. समझ रहे हो? और कंप्रेस यहां तक तो कॉमन वेलोसिटी से जाएगा ना। ये जो ब्लैक वाला लाइन है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, यहां से यहां तक कॉमन वेलोसिटी से आया, और जस्ट यहां पर जो वेलोसिटी मुझे v मिली मोमेंटम कंजर्वेशन से, ये जब वापस आएगा, मतलब वापस प्लेट यहां पर आ गया, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आ गया। अब इस बॉल के पास भी वेलोसिटी v होगा और इस ट्रे के पास भी वही वाला वेलोसिटी v होगा जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी। Yes, सर बट स्प्रिंग भी तो बॉडी पे कोई इंपल्स लगाएगा ना। सुनो बता रहा हूँ ये बात, ये वाला सिचुएशन जब कंप्रेस होके वापस आएगा, तो जैसे ही स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आया, तो एनर्जी अभी क्या है, इस मोमेंट पर बॉल की स्पीड भी v है और इसके ट्रे की स्पीड भी v है या ना। आगे का छोड़ दो, पहले मुझे बताओ बॉल और ट्रे दोनों की वेलोसिटी कॉमन है या नहीं? yes, sir. यहाँ से नीचे कंप्रेस होके वापस आया, वापस स्प्रिंग जैसे ही नेचुरल लेंथ पर आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से स्प्रिंग, ये सब आइडेंटिकल सिचुएशन है, तो यही वाली वेलोसिटी बॉल की भी ऊपर होगी और यही वाली वेलोसिटी ट्रे की भी ऊपर होगी। ट्रे अभी और ऊपर जाएगा, बट इस मोमेंट तक ऐसा रहेगा, दोनों का v सेम रहेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर. रहेगा। सर बट जो स्प्रिंग इंपल्स लगाएगा जब बॉडी नीचे जा रही है उसका क्या करेंगे? कहाँ कुछ किया मैंने, मतलब क्या करना चाह रहे हो? इसीलिए तो फोम मैट्रेस है, ये वर्ड स्प्रिंग वर्ड लिखा नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए स्प्रिंग दे रहा हूँ। स्प्रिंग और फोम में फर्क क्या है? फोम धीरे धीरे नीचे जाता है, यस मैट्रेस है ना। यस सर। तो ऐसे समझो कि इसके ऊपर कुशनिंग है सोफा के ऊपर, जैसे आप बैठे तो आप और आपका कुशन धीरे धीरे नीचे सेटल होता है। तो ये कुशनिंग स्प्रिंग वर्ड तो मैं समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, स्प्रिंग वर्ड क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो ये जब इसको हिट करेगा और दोबारा ये कुशनिंग अपने नेचुरल शेप में आएगा, तो इस पैन का, जो पैन मैंने बनाया है और इस बॉल का, वही कहानी जहां से स्टार्ट हुआ था वही होगा, इसकी भी v ऊपर, इसकी भी v ऊपर। अब ये इसके साथ अटैच्ड है, तो दोनों ये ऊपर नीचे अपना कुछ भी करे, स्प्रिंग के साथ जो पैन अटैच्ड है इसका तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा और यहाँ से डिटैच हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ग्रेविटेशनल रिटार्डेशन है और इसके पास इस पॉइंट के बियॉन्ड, नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड ग्रेविटेशनल प्लस स्प्रिंग दोनों का होगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, फिर ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो ये √2gh2 के बराबर हो जाएगा।
आया समझ में? बोलो जिसको डाउट था, कुछ क्लियर हुआ? बोलो, कुछ इसमें डाउट है तो बोलो, घबराओ मत, पूछो। तो बट अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना तो जो फॉर्म मैट्रिक्स है तो वो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। कौन अप्लाई करेगा फोर्स? तो फॉर्म मैट्रिक्स अगर फोर्स अप्लाई करेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे यूज करेंगे उधर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब यूज किया है मैंने? सर आपने किया ना सर, जब बॉल हिट किया और जब वो पूरा वही पूछ रहा हूँ, कब किया? नहीं सर, जब बॉल हिट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं नहीं, अब तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ ये जो ब्लू वाला लाइन जा रहा है ना, यहाँ पर मोमेंटम था ना कंजर्व है। ब्लू वाला लाइन, ये जो सॉरी, ये जो मैं रेड ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व नहीं है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे। मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने उस मोमेंट पर यूज किया है जिस मोमेंट पर बॉल प्लेट के साथ टकराया, और बॉल और प्लेट, जैसे देखो, बॉल प्लेट के साथ टकराया, अगर प्लेट हार्ड ग्राउंड पर होता तो बॉल यहीं से रिबाउंड कर जाता। यस सर। बॉल फोम मैट्रिक्स पर है, इसलिए बॉल और मैट्रिक्स के ऊपर का प्लेट साथ साथ नीचे गया। तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन कहां पर लगाया है? वहां पर जहां पर बॉल प्लेट से टकराया है उस मोमेंट तक। उसके बाद वो फोम मैट्रिक्स के साथ नीचे गया है, तो मैंने कोई मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाया है। हाँ सर, हाँ सर, तब एनर्जी कंजर्व होकर वो सेम वेलोसिटी उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है। यस यस, हाँ क्लियर है? यस सर। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जो प्लेट के साथ टकराया है वहां तक मोमेंटम कंजर्वेशन है। जहां से फोम का रोल आ गया वहां से मोमेंटम कंजर्वेशन थोड़े ना है। मोमेंटम कंजर्वेशन अगर उसके बाद होता तो ये सीधा इसको नीचे जाना चाहिए था। तो इस पॉइंट के बियॉन्ड तो एनर्जी कंजर्वेशन है। ये नीचे गया, स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, फिर रिबाउंड हुआ, फिर यहाँ पहुंचा, ये एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट है। क्लियर है? कॉपी कर लिया है सबने? आगे बढ़ो। कुछ तो बोलो। हाँ सर, हो गया। एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पार्ट ए ये है और पार्ट बी ये है। कोशिश करो जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये।
बोलो कुछ आइडिया? बोलो। नहीं सर, आंसर नहीं आया। कुछ 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 तो आया होगा या कुछ भी नहीं आया? सर फर्स्ट का आ रहा है लैम्बडा LGV/2। नहीं, थोड़ा गलत है। लैम्बडा है ब्रैकेट में GL प्लस V²/2। नहीं, लैम्बडा into √3 G³ L³। पार फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा, ये तो मालूम है। यस सर। इंस्टेंटेनियस पार फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? इंस्टेंटेनियस पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं। चलो देखो इधर, किसी भी मोमेंट पर देखोगे तो फोर्स ऊपर लग रहा है, और जितना पोर्शन ऑफ वायर है यहाँ पर उसका कुछ मास होगा, उसका वेट mg नीचे लगेगा, लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे इस हैंगिंग पार्ट का, तो इस हैंगिंग पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम यही होगा ना बेटा? बोलो। यस सर। यहाँ पर टाइम के साथ मास चेंज हो रहा है, जैसे जैसे v वेलोसिटी से ऊपर जाएंगे मास विल कीप ऑन चेंजिंग, यस सर। बट वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यही समझना है। F माइनस mg इज इक्वल टू v इंटू dm/dt। v कांस्टेंट है तो इधर वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन में कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। बोलोगे? कैसे है सर? अरे सपोज नहीं समझ आया, वेरिएबल मास सिस्टम सिखाया है ना, देखेंगे। हाँ चलो सर। इधर देखो, इधर देखो, रुको, सुनो। इस पोर्शन ऑफ रॉड को लो, मतलब वो जो स्ट्रिंग है उसको, जितना हैंग हो रहा है सिर्फ उतने को, तो ये आदमी इस पर फोर्स ऊपर लगा रहा होगा। हाँ सर। अच्छा, इसका खुद का जितना हैंगिंग पार्ट है, जो भी लेंथ है, एल लेंथ, पी लेंथ, जो भी लेंथ, एक्स लेंथ, चलो मान लो, ये एक्स लेंथ है, तो एक्स लेंथ का जो वेट होगा वो नीचे लगेगा, mg दैट इज लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी। और ये v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। हाँ सर। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मालूम है? मालूम है? हाँ सर। अच्छा,
रादर नेट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये मालूम है। ये होगा। हाँ सर समझ गया अभी। तो इसी को मैंने लिखा था F माइनस लैम्डा एक्स इंटू जी, किसी भी मोमेंट पर। ये टर्म जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, तो dv बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी, ऐसा कुछ लिखा था मैंने। ठीक है, अभी रुको, जहां से मैंने शुरू किया था वहां से लिए। तो ये तो लैम्डा इंटू एक्स मैंने लिखा किसी मोमेंट पर। वेरिएबल मास को बना रहा हूँ, तो मान लो ये मास इस समय रोप का m है, तो यहाँ mg लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं f माइनस एम जी लिखूंगा। यही इक्वेशन पहले लिखा था ना, यस सर। ऊपर जो भी मैंने लिखा था यही इक्वेशन लिखा था। तो f इज इक्वल टू एम जी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैं लिख दूं, तो मास m क्या होगा किसी टाइम t पर? v इंटू टी लेंथ हो जाएगा, जो मैंने x लिखा था। जमीन पर से खींचना शुरू किए तो t टाइम में कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऊपर आएगा? v इंटू टी into t. हाँ सर। इंटू लैम्डा, मास हो गया। Yes sir. तो इस मास को यहाँ पुट कर दो। साथ ही साथ यहीं से dm बाई डी टी दिख रहा है कितना होगा? Yes. तो इस सब को सब्स्टिट्यूट कर दो। सो फोर्स F इज लैम्डा वी जी टी प्लस लैम्डा वी स्क्वायर, ये फोर्स मिल गया। Yes sir. नाउ इंस्टेंटेनियस पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, होगा। Yes sir. तो ये हो जाएगा लैम्डा वी स्क्वायर जी इंटू टी प्लस लैम्डा वी क्यूब, ये हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस पावर। पार्ट ए में क्या पूछा है? एवरेज पर। एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगा? Total work एवरेज by पावर total क्या time. होगा? Total work done by total time. टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, या इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसको डी डब्ल्यू बाई डी टी पावर को लिख दो। तो टोटल वर्क डन नहीं होगा ना, पी डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी, पूरे चेन को Yes, पुल sir. करने में जितना टाइम लगेगा लेंथ दिया होगा शायद, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी। Yes sir. सॉल्व कर सकते हो ए और बी दोनों, या मैं करूं? जैसा बोलो, सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा लगेगा इसके लिए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं इसमें। हाँ सर करने। कोशिश करो। टोटल लेंथ एल है, स्पीड वी है, तो टाइम टी की वैल्यू एल बाई वी होगी ए पार्ट के लिए। और बी पार्ट के लिए थोड़ा सोचना है, बी पार्ट में थोड़ा एडिशनली सोचना है, बट अब शायद कर लोगे ए और बी दोनों। कोशिश करो फिर से। देखो, ये जरूरी नहीं है कि मैं खूब धीरे धीरे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊं। हर स्टेप पे आके कुछ समझ आता है, खुद से कुछ करते हो, वो तुम्हारी एक्चुअल लर्निंग है।
फाइनल आंसर क्या था? इसका ए पार्ट का हाँ सर। फाइनल आंसर है, आंसर की देखता हूँ, ए और बी दोनों का आंसर बता देता हूँ। ये है फर्स्ट का आंसर, ये है फर्स्ट का आंसर। क्या पता कहाँ, चल ये है फर्स्ट का आंसर। और ये है सेकेंड का आंसर। ठीक है, दिख रहा है कुछ आंसर? यस सर। देखो मैं देखता हूँ, ये है फर्स्ट का आंसर। ये है सेकंड का आंसर। ठीक है, आया कुछ आंसर? बोलो, आया कुछ आंसर या मैं करूं? सर मास को हम लोग को m इज इक्वल टू लैम्बडा एल लेना पड़ेगा तो आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? सर मास को लैम्बडा एल लेना पड़ेगा। कौन से मास को? हमने लैम्बडा एल को लैम्बडा वीटी लिखा है ना, तो लैम्बडा एल लेंगे तो आ जाएगा। अरे लैम्बडा एल क्यों लेंगे हम? किसी इंस्टेंट पर जो मास, किसी टाइम टी पर जो मास होगा वो तो लैम्बडा इंटू वी लेंथ पर होगा ना, सॉरी वी इंटू टी लेंथ पर होगा। वो तो टोटल मास लैम्बडा इंटू एल है ना। लो मैं सब कर देता हूँ। टी की वैल्यू एल अपॉन वी होगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू एल अपॉन वी, तो एल अपॉन ये वी बाई एल हो गया। इस इंटीग्रेशन में 0 टू एल अपॉन वी पी डी टी, तो लैम्डा वी स्क्वायर जी पी डी टी होगा, प्लस लैम्डा वी क्यूब डी टी 0 टू एल बाई वी, और ये ब्रैकेट पूरे में आया ना। यस सर। तो ये हो गया v बाई एल। इसमें लैम्डा वी स्क्वायर जी बाहर, टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2, मतलब एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। प्लस लैम्डा वी क्यूब
इंटू डी टी का टी, तो एल बाई वी, ऐसा होगा। यस होगा। अच्छा, तो ठीक कर लो इसको, क्या हुआ, ये एल यहाँ है, एक एल यहाँ गया और ये एल गया, इसमें ये भी गया तो यहाँ वी स्क्वायर बचा, इसमें वी स्क्वायर चला गया तो ऐसा कुछ हुआ। तो फाइनली ये दिख रहा है लैम्डा वी जी एल बाई 2 प्लस लैम्डा वी स्क्वायर और वी मिलके वी क्यूब, ऐसा ऐसा कुछ आंसर लिखा था ऊपर। देखो ऊपर ऐसा कुछ आंसर लिखा था। यस सर। क्यों नहीं हुआ ये? बी पार्ट कोशिश, ए पार्ट कॉपी करो, बी पार्ट कोशिश करो। आया बी का आंसर आया या नहीं? यस सर आ गया। मैच किया बी का आंसर?
देखो बी पार्ट के लिए देखो, जिसका नहीं आया इधर देखो, ये पी का एक्सप्रेशन मिला था हम लोगों को। Yes. तो ए पार्ट में पूछा है एवरेज पावर और बी पार्ट में पूछा है मैक्सिमम पावर, है ना? Yes. तो कॉमन सेंस है, इस एक्सप्रेशन को देखकर क्या लगता है कि लैम्डा कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, जब टी मैक्सिमम होगा तो पी मैक्सिमम होगा, Yes. है ना? बोलो। यस सर। तो पी मैक्सिमम होगा जब टी मैक्सिमम होगा, और टी मैक्सिमम कितना होगा? कैपिटल टी विच L इज by एल V. बाई वी। L by V. तो इसको यहाँ पुट कर दो, जो लैम्डा वी स्क्वायर जी इंटू एल बाई वी प्लस लैम्डा वी क्यूब, सो लैम्डा वी जी एल प्लस लैम्डा वी क्यूब, ये मैक्सिमम पावर होगा। बोलो। Yes, sir. हाँ सर। तुम लोग स्लगिशनेस आ गया तुम लोगों में, तुम लोग कोई भी थोड़ा भी एडिशनली सोच नहीं रहे हो। स्प्रिंग मास सिस्टम कराया था, याद है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, जिसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन वगैरह पूछते थे। याद है कुछ? यस सर। पक्का? तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन इरोडोम में भी है, नंबर मुझे नहीं याद है कौन सा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर दिक्कत हो रही है तो सामने में आपके नोटबुक होगा, अगर नोट किए होगे तो नोटबुक को रेफर करते चलो। जिस दिन स्प्रिंग मास सिस्टम बनाया था उसको सामने रखो, उसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन कराए थे, वहां से हिंट लो और इसको कोशिश करो करने का।
बोलो कुछ आया? हाँ सर बस 1 मिनट सर। So 4f/3 plus पूरा अंडर रूट सर 16 k square by 9 plus 3 mu square divided by k। लंबा सा आंसर होगा, मैं दिखा देता हूँ। हाँ सर एक क्वाड्रेटिक आया था उसको मतलब हाँ सॉल्व करके आया। आंसर यहाँ लिख देता हूँ, आंसर लेंदी सा होगा। ये रहा आंसर आपका, दिख रहा है? तो ये है आंसर। देखो ये मैच हुआ क्या? हाँ सर यही आ रहा है। ये आ रहा है, वेरी गुड। देखो इधर, बाकी लोग इधर देखो। इसमें पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन। अभी इस मोमेंट पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? यू आता है। तो 2m इंटू 2u माइनस m इंटू u अपॉन 3m। 2m प्लस m, ऐसा होगा। यस सर। तो 4 माइनस 1 3 u आएगा, यस सर। और किधर आएगा? राइट वर्ड डायरेक्शन में राइट आएगा। ऑर्डर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? f/3m। 2f माइनस f अपॉन 3m, दैट इज f अपॉन 3m। किधर? ये भी राइट वर्ड होगा, राइट ऑर्डर। है ना? अच्छा, अब हम लोगों का अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मालूम है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम देखेंगे, स्यूडो फोर्स लगता है। हाँ स्यूडो फोर्स लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। यस Yes. तो एक काम करते हैं, एफ बी डी इन
COM फ्रेम एक बार बना लेते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक ये, दूसरा एक ये है 2m, ये है m। इसमें राइट साइड में एक्सेलरेशन F/3m है, मतलब लेफ्ट साइड में स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा? 2m into F/3। हाँ, तो 2F/3 होगा। यस सर। 2F/3 और इधर है मेरा 2F शायद। यस सर। इसमें इधर है F और इधर ही मेरा ऐड हो जाएगा F/3m में F/3। यस सर। तो इधर दोनों मिला के फाइनली 2F/3 हो गया। इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स इधर है और स्प्रिंग फोर्स इधर है, ठीक है। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस मोमेंट पर क्या होगा? जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस मोमेंट पर क्या होगा? सर ऑब्जेक्ट्स रुक जाएंगे। यस सर, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। नहीं, जीरो नहीं होगा ना। देखो नेट फोर्स यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर हम देख रहे हैं और सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो जिस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस समय दोनों ब्लॉक सेंटर ऑफ मास के कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ये हाँ, बात समझना आता है। तो दोस्तों समझ रहे हैं? At the point of maximum extension, both blocks will have same velocity और वो सेम वेलोसिटी कितना होगा? तो VCM के बराबर होगा। यस सर। ये एक पहला पॉइंट है जो मुझे समझाना है। कोई डाउट किसी को? At the moment of maximum extension, both blocks will move with common velocity, that is VCOM। यहाँ तक कोई दिक्कत? सोच के बताओ। मैंने ये जो पॉइंट लिखा है इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। अब मैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देता हूँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। ऑल फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा? तो जो फोर्स लग रहा है और जो स्यूडो फोर्स लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यही तीन चीजें हैं। यस सर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा? हाफ इंटू 3m और VCM तो यूं ही मिला था। यस सर। यस सर। माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? तो हाफ इंटू m इंटू u स्क्वायर प्लस प्लस हाफ इंटू 2m इंटू 2u टू यूज। ऐसा था।
यस सब ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल फोर्स और स्यूडो फोर्स, इन दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों को मिला दें तो इस ब्लॉक पर 2F/3 हो गया, यस सर और इस ब्लॉक पर 2F माइनस 2F/3 कितना होगा? 4F/3 4F/3 राइट हैंड साइड में 4F/3 होगा, यस पक्का? बोलिए। बोलो। हाँ सर यही होगा। बस दोनों में आइडेंटिकल आना चाहिए, दोनों में आइडेंटिकल आना चाहिए, तभी सॉल्व होगा, तभी कॉमन आ जाएगा। देखो तो कहीं फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, दोनों में सेम आना तो वो चाहिए। शायद ऐड होना चाहिए, तो उधर भी 4F/3 आएगा कहाँ पर बेटा? तो लेफ्ट वाले ब्लॉक में। अच्छा, F प्लस F/3 4F/3 होगा, मैंने एडिशन गलत किया है। यस F प्लस F/3 4F/3 होगा ना, ध्यान नहीं देते तुम लोग। ये दोनों को ऐड करेंगे 4F/3 होगा ना, इसमें 2F राइट में 2F/3 लेफ्ट में, तो फाइनली ये भी 4F/3 राइट में होगा, है ना? हाँ सर। तो मैं इसको लिखूंगा 4F/3 इंटू x1, इस ब्लॉक का 4F/3 इंटू x2 दूसरे ब्लॉक का, स्प्रिंग का -12 के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इस साइड क्या होगा? किसी ने कैलकुलेट करके रखा है तो बता दो। नहीं रखा है, मैं लिख देता हूँ, mu² कॉमन, तो 3/2 -1/2 माइनस 2 2 जा 4 2 जा -3 4 2 जा -4, ऐसा? अच्छा -3mu²। अच्छा ये भी मैंने गलत नहीं, सही लिखा, फाइनल माइनस सही लिखा, ये ठीक है। कितना आया? -3mu²। -3mu²। मैं भरोसा कर रहा हूँ तुम लोगों पे, मुझे नहीं पता। तो ये मेरा हो गया 4F/3, x1 प्लस x2 कॉमन ले लोगे तो यही x मैक्सिमम होगा, -12 के x मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस 3mu², दिस इज इक्वल टू 0। ये x मैक्सिमम में क्वाड्रेटिक बन गया। यस सर। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x मैक्सिमम मिल जाएगा, मिल जाएगा सर। हो जाएगा। थोड़ा ठीक कर दूं और मैं, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना होगा? 6 ना, एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 8F इंटू एक्स मैक्सिमम माइनस 3K इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस 18 18mu², ऐसा हो गया। यस सर। और इसको अरेंज कर लो थोड़ा अच्छे से, तो 3K एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस 8F इंटू एक्स मैक्सिमम माइनस 18mu², दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, यस सर, इसको सॉल्व करके आ जाता है। तो -b इसे करके देखो, आता है नहीं? आ ही जाएगा, ये कोई काम नहीं है। ऐसा कुछ आता है क्या? देखो
कॉपी कर लो इसको समझ के जरा। हाँ सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ो। सबने लिख लिया? हल्के में मतलब ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको घर में 2-2 बार प्रैक्टिस करो। ये एक्चुअल पढ़ाई है, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड तो रेगुलर लेक्चर में पढ़ाता ही हूँ मैं। आगे बढ़ो। चलो एक और क्वेश्चन देखो। ये भी फंडामेंटल समझने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन का ठीक ठाक क्वेश्चन है, इजी है वैसे ये। एक बार इसको देखो तो कोशिश करें। नंबर 4 होगा शायद ना। कोशिश करो। आप लोगों को याद है एक क्वेश्चन क्लास में कराया होगा जिसमें एक रेल रोड के दोनों साइड से जंप करता है वाला। हाँ सर एक एक करके कूदते। हाँ सर एक एक करके कूदते। हाँ, इसमें फर्क इतना है कि उसमें दोनों 2 अपोजिट साइड में जंप करता है, इसमें सेम साइड में करता है। इतना ही नहीं, अच्छा पहले खुद से करो देखना, पहले पढ़ लो। सॉरी, इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करता है, उसमें मोमेंटम सेम या अपोजिट साइड वाली कहानी थी, इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करता है। कोशिश करो पहले।
आया कुछ? इधर देखो, ये है मेरा ये है मेरा मान लो बगी 1 और ये है मेरा मान लो बगी 2। ये बगी 1 v1 वेलोसिटी से जा रहा था और ये बगी 2 मान लो v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यही v1 v2 मुझे ढूंढना है। बगी का मास m है और इसके अंदर जो आदमी है उसका मास स्मॉल m है। तो ये हो गया इनिशियल स्टोरी। अब क्या हुआ, बगी 1 और बगी 2 का आदमी अपना सीट एक्सचेंज कर लिया जंप करके, यही है ना? हाँ सर। बगी 1 का आदमी कूद के बगी 2 में आ गया और बगी 2 का आदमी कूद के बगी 1 में चला गया। ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये आदमी जंप करके यहाँ आ गया और ये आदमी जंप करके यहाँ चला गया। दोनों की वेलोसिटी बगी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। यस सर, तो बगी का मोशन तो Affect नहीं बगी के वेलोसिटी का इम्पैक्ट उसके जंप करने से नहीं होगा, नहीं सर, हाँ उसके सर, लैंड करने परपेंडिकुलर। बट दूसरे के लैंड करने से होगा क्योंकि मास चेंज हो गया। यस सर। तो क्वेश्चन के हिसाब से बगी 1 रुक गया, यस सर। इसका मास m+m है। ये दूसरा वाला आदमी वहां पहुंच गया और ये रुक गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। यस सर। बट दूसरा वाला बगी, उसके बारे में क्या लिखा है? वो V भी से velocity। चल रहा v था। वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलने लगा जिसमें जा रहा है। तो ये v मुझे मालूम है ना? यस सर। चलो, अब केवल एक डायरेक्शन में सोचो, सब लोग सोचो इस बात को। बगी 2 का आदमी जो जंप करके बगी 1 में जाएगा वो अपने साथ स्मॉल m इंटू v2 मोमेंटम लेकर बगी 1 में लैंड किया है, यस सर। जिसकी वजह से बगी 1 रुक गया है ना? हाँ सर। Applying law of conservation of linear momentum in buggy 1. बगी 1 का फाइनल मोमेंटम जीरो। बगी 1 का फाइनल मोमेंटम जीरो। 0। तो दिस इज 0। इनिशियल मोमेंटम देखना ध्यान से। तो बगी 1 कैपिटल M v1 से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, यस सर। है ना? माइनस स्मॉल m v2। और बगी 1 में जो आदमी गया वो v2 से लेफ्ट में जा रहा था, तो माइनस स्मॉल m इंटू v2। ये समझ आया? ये है मेरा फाइनल मोमेंटम और ये है मेरा इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिला, कैपिटल M v1 इज इक्वल टू स्मॉल m v2। लेट इट बी इक्वेशन 1। कोई दिक्कत किसी को?
कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। यही बगी 2 में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। बगी 2 का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m plus m कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v विथ माइनस साइन। होगा इनिशियल मोमेंटम माइनस साइन कैपिटल M v2 प्लस साइन स्मॉल m v1। आया ना? यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया स्मॉल m v1 या प्लस में कैसे हो जाए, कैपिटल M v2 माइनस स्मॉल m v1 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस m इंटू v। ये हो गया इक्वेशन 2। दो इक्वेशन, दो अननोन v1 v2 ढूंढना है। समझ आया कुछ? यस। पक्का? यस। तो दोनों का आंसर कुछ ऐसा है, स्मॉल m v अपॉन m माइनस m। दोनों का ऐसा ही है, एक का प्लस एक का माइनस, देखना करके कितना भी आता है। आया समझ में? यस। कॉपी करना। कॉपी कर लो, जिसका जिसका होते जाए वो लोग जाते जाइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।